हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों के लिए आज भी प्रेशर प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ा सिस्टम में। 17,800 एक बार को इंडेक्स ने आज तोड़ा भी था और ये 17,780 के जो क्रूशल जोन्स थे उसके जरूर ऊपर रहा। तो 17,800 के जोन्स के नीचे एक सेंटिमेंटल डिप और वहां से 17,870 के आसपास का पुल बैक, यानी कि माइनर पुल बैक के साथ मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो बिकवाली रही आज इंडेक्स के अंदर और बिकवाली चौतरफा रही, यानी कि फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर तो थी ही, साथ ही साथ मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक, पीएसयू बैंकिंग बास्केट, आईटी, ये सब ऐसे नाम थे जहां पर आज तेज सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा और इंडेक्स के अंदर प्रेशर था। कल के जो टर्बुलेंट स्टॉक्स थे, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, वो आज भी बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं दिखा रहे थे, वहाँ पर आज भी आज प्रेशर ही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन इंडिविजुअली रियल स्टेट, मतलब पिछले एक महीने का डेटा मैं उठा के देख रहा था तो सबसे ज़्यादा बिकवाली रियल स्टेट में, सबसे ज़्यादा बिकवाली आईटी में, सबसे ज़्यादा तेज़ी मेटल में, पीएसयू बैंक्स में, इनमें आई थी। बाकी स्पेस के अंदर तो प्रेशर ही देखने को मिल रहा था। बहुत ज़्यादा कोई बड़ा फायरवर्क नहीं, लेकिन हाँ आज भी करीब करीब 450 की गिरावट रही सेंसेक्स में। निफ्टी करीब करीब 150 पॉइंट के आसपास का फॉल दिखा के गया। निफ्टी बैंक रफली 420-430 अंकों के आसपास का डिक्लाइन वहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप, स्मॉल कैप में प्रेशर था। आईटी, बैंकिंग, मेटल, फार्मा, ये कुछ ऐसे स्पेस थे जहाँ पर आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और एनर्जी और एफएमसीजी, ये दो ऐसे नाम थे जहाँ पे स्लाइटली थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल मूड माहौल थोड़ा सा वीक साइड पर और प्रेशर जो है वो मार्केट के अंदर प्रिवेल होता है। बड़े ट्रिगर्स जो मार्केट अब जिन पर नज़र रखे हुए है, फिर जिनको देख रहा है, उसमें सबसे पहले तो आता है, ऑब्वियसली बात है, अर्निंग सीज़न, जो कि शुरुआत होने वाली है मंडे से ही। तो वो अर्निंग सीज़न के ऊपर आप नज़र रखिएगा और उसके अलावा आप ध्यान दे सकते हैं अपकमिंग आईआईपी के नंबर्स, गोइंग फॉरवर्ड इंडेक्स को लेके सिचुएशंस, लेवल्स, ये कुछ है जिनको आप नज़र रखेंगे, मंदी की बातचीत एंड ऑल। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है अर्निंग सीजन के ऊपर। तो अर्निंग सीजन बहुत क्रूशियल है, एंड प्लस बजट, प्री बजट रैली जो कि मार्केट्स में आप नोटिस कर सकते हैं किसी भी साइड या किसी सेक्टर के अंदर, उनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और सबसे पहला सवाल जो मैं उम्मीद लगा रहा था वही आया है। सुमित सर, शुड आई एवरेज बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व एंड टीसीएस एट दिस लेवल? दास साहब, दोनों ही केस में टीसीएस की तो अर्निंग है, तो आज तो आप भूल जाइए, उसको खत्म हो गया आज का दिन। तो अब टीसीएस आएगा मंडे को, तो मंडे को अर्निंग आएगी शाम को। शाम को अर्निंग अच्छी आएगी या खराब, दो ही चीज़ें आ सकती हैं मैक्सिमम। अच्छी आएगी तो स्टॉक मासिवली रिएक्ट कर देगा, खराब आएंगी जिसकी उम्मीद है सबको ऑलरेडी तो थोड़ा बहुत रिएक्ट कर देगा। बहुत खराब आ गई, गाइडेंस कट हो गई तो थोड़ा और रिएक्ट कर देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन साइड की उम्मीद यहाँ नहीं लगती मुझे आईटी में। और अगर लगती भी है तो कोई बहुत सीवियर कट नहीं बाजार में स्टॉक रिएक्ट करेगा, कर भी देगा तो 2500 से ज़्यादा नहीं जाएगा नीचे, ऐसी उम्मीदें हैं। बाकी अर्निंग्स को पता चलेगा, क्योंकि कई कंपनियां देख रही थी जिनकी अर्निंग वहाँ से लेके जहाँ के भाव दिख रहे हैं उसमें, जैसे ग्लैंड फार्मा एग्जांपल लेता हूँ। ग्लैंड फार्मा अपने पिछले पूरे हिस्ट्री के सबसे लोएस्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। तो जो उसका अर्निंग है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो आज से 7 क्वार्टर पहले से ज़्यादा है और स्टॉक 7 क्वार्टर पहले के भी निचले लेवल पर है। 7 क्वार्टर होगा उसे लिस्ट हुआ है, तो 7 क्वार्टर की लिस्टिंग से भी नीचे है। सो अगर उसकी अर्निंग उन लेवल से नीचे आ गई है जिन लेवल पे स्टॉक है, तो जाहिर से ज़्यादा बाजार ओवर रिएक्ट कर रहा है। थोड़ी विजिबिलिटी होगी तो चलिए 10% और कट कर लीजिए। मान लीजिए 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाती थी सन 2017 में और आज उसका दाम है सन 2022 में भी वही, और कंपनी वहाँ से 300 करोड़ रुपये कमा रही है, तो आप 20% और काट कर दीजिए, तो 300 करोड़ से विजिबिलिटी के 20% ही होंगे, ज़्यादा क्या होंगे। तो 200 करीब 240 करोड़ रुपये होना चाहिए था डेड में, तो इसका मतलब ओवर रिएक्ट कर रहा है बाजार, कभी ना घूम जाएगा। सो इस हिसाब से आप सोच के, तो मेरे हिसाब से टीसीएस में आप एवरेज आज करना चाहते तो कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। आज एवरेज नहीं करना चाहते तो अर्निंग दे के कर लीजिएगा, क्या पता और सस्ता मिल जाए। और ये बजाज फाइनेंस की थोड़ा उसमें वेट कर लीजिए, क्योंकि बजाज फाइनेंस में ओवर रिएक्शन ज़रूर है, लेकिन बजाज फाइनेंस बहुत चला हुआ भी है, तो ओवर रिएक्शन साथ वो ऑलरेडी ओवर बॉट सिचुएशन में चल रहा है। तो थोड़ा अगर यहाँ कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा समय बिताएगा, उसके बाद कुछ होगा, तो थोड़ा भी उस समय बीतने दीजिए, उसके बाद कॉल लीजिएगा, लेकिन अभी कुछ मत करिए इमीडिएट रिएक्शन के अंदर। ज़्यादा लग रहा है तो 1-2 शेयर लेकर रख लीजिए, थोड़ा टोकन के लिए ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी यहीं रुकेगा, थोड़ा और शायद प्रिवेल कर सकते हो उसकी गिरावट।
Please suggest some manufacturer engineering stocks without L&T. I have already invested in L&T. अल्पेश पटेल सर, L&T को रिप्लेस करने की कैपेसिटी सिर्फ L&T में ही है वैसे तो, लेकिन चलिए अगर इस स्पेस को आप और जगहों से देखना चाह रहे हैं तो आप सीमेंस, ABB, कैपिटल गुड्स की दो जाइंट्स को देख सकते हैं। हेवेल्स, पॉलीकैब, ये मिड कैप के कुछ अच्छे नाम हैं जो कि इससे रिलेटेड स्पेस के अंदर है। बॉश एक बढ़िया कंपनी है लेकिन वो बहुत महंगी है, तो आप शायद उसको देखना भी नहीं चाहेंगे, इसलिए भी अवॉइड करिए। लेकिन वैसे वो कंपनी अच्छी है। मल्टीनेशनल से 3-4 नाम तो मैंने मल्टीनेशनल ही गिरा दिए इसमें से। डोमेस्टिक फ्रंट पर एक एलगी इक्विपमेंट कंपनी अच्छी है, बट अब कितना तक उसका स्टॉक चला हुआ है उस पर डिपेंड करता है। नए हाइस बनाए थे उसने हाल फिलहाल में, तो थोड़ा महंगा ज़रूर है। वो कंपनी अच्छी है। किर्लोस्कर ग्रुप की 1-2 कंपनियाँ अच्छी हैं जिनको आप देख सकते हैं। सो L&T तो कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इनका एक कॉम्बो है। लेकिन आप स्टैंड अलोन बेसिस पे इस तरह की कंपनियां ढूंढ रहे हैं तो ऐसी कंपनियों को आपको अलग अलग सेगमेंट के अंदर जाकर लेना पड़ेगा। मेजर अगर आप पैकेज ढूंढ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है L&T अकेला ही बहुत है, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं तो बहुत सारे नाम आपको गिना दिए, आप उनमें से कोई देख सकते हैं। मारुति वर्सेस M&M। आई हैव इन्वेस्टेड इन मारुति, कैन आई स्विच टू M&M? तो इंस्टेड सोनू सर, अगर आप मारुति में इन्वेस्टेड हैं और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है तो क्यों छेड़ना, M&M में चले जाइए, नया निवेश कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं कंपनियां ख़राब। M&M और मारुति में एक अंतर बताता हूँ आपको। मारुति का शेयर सर 280 रुपये में शायद इसका IPO आया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2004 में, और तब से लेके अब तक इसने बिना स्टॉक स्प्लिट और बोनस दिए 10,000 के लेवल एक बार दिखाए हैं, शायद 9,999 के लेवल थे वो। तो मारुति ने इस ड्यूरेशन में कोई ऐसा बहुत बड़ा फायरवर्क रिटर्न नहीं दिया है अगर आप इसको 20 साल में गिनेंगे तो। M&M और साइमल्टेनियसली एक बड़ा बुके रखता है, फ्रॉम 2 व्हीलर टू 4 व्हीलर टू MPVs, SUVs, MUVs, ट्रक्स, हेवी इंजीनियरिंग ट्रक्स। तो उनका पोर्टफोलियो बहुत माइनर से बहुत बड़ा है, तो वो ज़्यादा आपको वैरायटी ऑप्ट करके दे पाएगा इन कंपैरिजन टू मारुति। और जापानी स्टॉक्स के लिए थोड़ा रहता भी, वो चलते कम है। आप पुराने एग्जांपल उठाए कोई भी, कुबोटा को देख सकते हैं, इतने सालों बाद चला इतना सा, वो भी जापानी प्रमोटर आने के बाद बाय बैक की वजह से। तो आप मारुति में अगर इन्वेस्टेड हैं तो बने रहिए, कोई इशू नहीं है। कंपनी ख़राब नहीं है, ग्रुप की मतलब पैसेंजर व्हीकल स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन अगर आप नया निवेश करना चाह रहे हैं या आप और उसमें कोई नया ऑटो ढूंढना चाह रहे हैं तो M&M इज़ अ बेटर बेट। अगेन आप उसमें भी जा सकते हैं M&M के साथ, मारुति के साथ। I have Zen Technologies and small quantity in profit. I want to sell and move my money either to Bajaj Finance or D-Mart. D-Mart is a better option, निक सर। आप Zen से निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन सो फार D-Mart है। बजाज फिनेंस थोड़ा और नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन। देखिए बजाज फिनेंस से कल ही मैंने ट्वीट किया था ना कि पिछले 14 साल में बजाज फिनेंस ने कैसा रिटर्न दिया। उसमें एवरेज रिटर्न बजाज फिनेंस अगर आप उठा के देखेंगे तो 57% आता है पिछले 14 साल में। 57% निफ्टी किसी कंपनी का रिटर्न नहीं है एवरेज। हाईएस्ट एवरेज रिटर्न है किसी कंपनी का तो वो एशियन पेंट का है, शायद 30-32% का एवरेज रिटर्न है। और सारी कंपनियां एवरेज 20, 25, 22, 27, 30 इसी रेंज में घूमती हैं। तो अगर मैं उसी रेंज को ही, क्योंकि बजाज फाइनेंस को नो एक्सेप्शनल, वो भी उतना ही आएगा एंड में, तो उसी रेंज में उसे आने के लिए अभी कुछ साल अंडर परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अंडर परफॉर्मेंस की तरफ अगर वो जाता है तो एक बार को रेंज अपनी ले आएगा 30-32%, या 1-2 साल 0% रिटर्न दे दे तो उसका एवरेज नीचे आ जाएगा अपने आप। सो विद टाइम वो एवरेज रिटर्न नीचे आना चाहिए आइडियली, क्योंकि एक समय पे वो 100% था, धीरे धीरे घटते घटते 60% आ गया है या 57% आ गया, थोड़ा और घट के 40-45% आ जाए तो एक बार को फिर भी रीजनेबल है। तो ये नहीं कह सकता कि कंपनी बहुत ख़राब है। आज भी 6-6.5 करोड़ कस्टमर है, हाईएस्ट एवर लोन डिसबर्समेंट था, कल ही उन्होंने बात बोली है, हाईएस्ट एवर कस्टमर उन्होंने एक्वायर किए हैं, कस्टमर डेटाबेस ऐड किया है, वो अपनी प्रेस रिलीज में आप देख सकते हैं। उनकी NPA भी 0.5% है। सो कंपनी अच्छी है, बट ओवर हीटेड मूवमेंट की वजह से शायद थोड़ा सा हल्का हो सकता है। तो अगर वो हल्का होगा तो रेंज बाउंड भी हो सकता है। सो इसीलिए वो तरह के फायरवर्क रिटर्न शायद मिले या ना मिले कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए रखने लायक स्टॉक है तो बेटर। लेकिन ज़्यादा ऑप्शन D-Mart है। 330-320 स्टोर, 310 स्टोर हैं। उस दिन मैं खुद ही डाल रहा था, मतलब मैं खुद ढूंढ रहा हूँ कहीं उसके रियल स्टेट वैल्यू कितनी निकल आई। उसकी नेटवर्थ तो बहुत है,
इसलिए उसकी बुक वैल्यू भी ज़्यादा दिखती है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी पर स्टोर वैल्यू कितनी है। आप समझ लीजिए 310 स्टोर है, मोटा मोटा मान लेता हूँ 300 स्टोर है। अगर पर स्टोर वैल्यू भी आप मतलब स्क्वायर फीट के हिसाब से मान लीजिए, बॉम्बे में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, और लेकिन मेजर महाराष्ट्र में जहाँ की रियल एस्टेट मार्केट सबसे जूम्ड अप है, तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, इनकी रियल एस्टेट मार्केट के हिसाब से अगर आप उनके वैल्यूएशन लगाते हैं तो उनके स्टोर की कॉस्ट कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। सो स्टोर कॉस्ट ज़्यादा है जो कि उनके खुद के ओन है, जो उनके एसेट्स के अंदर आएंगे ही। तो इस तरह की एसेट के साथ अगर कंपनी काम कर रही है, ग्रो कर रही है, तो ज़्यादा बेटर इवैल्यूएशन में मुझे डीमार्ट दिखाई पड़ता है कंपेरेटिवली वाई किसी के। और इंडिया में खपत बहुत है, और नोएडा, गाजियाबाद के डीमार्ट में मैं खुद ही गया था 2-4 हफ्ता पर पहले, तो वहाँ तो बहुत ही मतलब मासिव रश था। उस रश को देख के मैं सामान लिए बिना ही आ गया। तो आप अंदाज़ा लगा लिए किस तरह का रश होगा वहाँ पर। तो डीमार्ट इज़ ए बेटर ऑप्शन कंपेरेटिवली, एटलीस्ट इन दोनों के। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, यहाँ पर नया निवेश कर सकते हैं। सोनू सर, पहले लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप। तो पहला लार्ज कैप देख लीजिए अगर आपके पास पर्याप्त है, फिर मिड कैप देख लीजिए अगर वो भी आपके पास पर्याप्त है, फिर आप स्मॉल कैप में जाइएगा। और ये ग्रुप वैसे भी लार्जली अंडर परफॉर्म करके जा रहा है, तो थोड़ा जो पोजीशन है उसी में बने रहे, ज़्यादा बेटर है। व्हेन कैन वी एक्सेप्ट रिवर्सल, अच्छा एक्सपेक्ट रिवर्सल इन रूट मोबाइल फ्रॉम हेयर। सूरज सर अभी थोड़ा टाइम बिता ले, एक क्वार्टर के नंबर और देख लीजिए, उसके बाद शायद, क्योंकि चला एक तरफा बहुत था ये और टेक दोनों ही, तो एक तरफा तेज़ी के बाद अगर ये हल्के हुए भी हैं तो अभी समय लगेगा कंसोलिडेशन में, और कंसोलिडेशन पूरा हो जाए उसके बाद चल जाएगा। कंसोलिडेशन कभी कभी 2-3 क्वार्टर तक खिंच जाता है, कुछ कंपनी में तो साल 1.5 साल खिंच जाता है जहाँ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ठीक है, हो जाने दीजिए, उसके बाद अपने आप चल जाएगा। लेकिन ठीक है, अभी आप बड़ी उम्मीदें यहाँ मत लगाइएगा एटलीस्ट, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी बड़ी दिखा चुका है ये। ओके, सिप्ला के कंपेयर स्टॉक्स बताएं, इंश्योरेंस स्टॉक्स बताएं। सिप्ला का कंपेयर स्टॉक्स, सिप्ला के जैसे स्टॉक्स पूछ रहे हैं अगर आप, तो डीवीएस इज़ द बेस्ट स्टॉक। अगर फार्मा में आप जाना चाह रहे हो तो डीवीएस एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है आपके लिए ऑलवेज। उसके अलावा आप जाना चाह सकते हो तो आप इवन अभी डॉक्टर रेड्डीज़ अच्छा ऑप्शन है। ये आज मैं वो जो पढ़ रहा था अभी, जिसका नाम मैं थोड़ी पहले लिया था, उसका नाम फिर भूले, ग्लैंड फार्मा था नहीं, जो भी थोड़ी पहले फार्मा कंपनी बोल रहा था एग्जाम्पल में, उसको आप देख सकते हो। कंपनी भी ठीक आ गई है बहुत टूटने के बाद। बायोकॉन इनफैक्ट रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है, उसको देख सकते हो। लेकिन ये मीडियम टर्म रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए ऑफिसर डीवीएस और डॉक्टर रेड्डीज़ एंड सनोफी एंड फाइजर, हायर डिविडेंड पे ऑफ्स, इनको देख सकते हो आप। और रही बात इंश्योरेंस में, तो HDFC लाइफ में बहुत सालों से कह रहा हूँ, चलता नहीं, वो बात अलग है, लेकिन HDFC लाइफ पहला प्रायोरिटी, फिर ICICI प्रूडेंशियल, दो को तो आप मतलब आराम से अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। एंड एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए भी लो, और हेल्थ इंश्योरेंस स्टॉक, इन दोनों में कवर हो ही जाता है एक आध, तो इन दोनों को आप देख सकते हो एटलीस्ट। क्या ना एवरेज इन्फोसिस एट दिस लेवल, देखिए राज सर, कोई भी अब IT कंपनी में एवरेज करना का कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि इसलिए लॉजिक नहीं बनता क्योंकि IT कंपनी की अर्निंग शुरू है मंडे से। TCS का नंबर अच्छा है या बुरा है, पूरा IT उसके ऊपर रिएक्ट कर देगा। अच्छा पे बहुत बढ़िया नाचेगा, बुरा होगा तो बहुत बुरा टूटेगा, नहीं है तो फ्लैट रहेगा। तो रिएक्शन होने के बाद ही करिए आप जो भी करना है। या तो तेज़ी पकड़ लेगा, तेज़ी पकड़ लिया तो शायद कोई बात नहीं, मौका निकल गया। मंदी पकड़ लिया तो बढ़िया है, और सस्ता मिल गया। तो इसीलिए अभी कुछ मत करो, एटलीस्ट आप देख लो नंबर कैसे हैं, उसके बाद कर लो। बहुत फ़र्क नहीं पड़ जाना 100-150 रुपये से आपकी लॉन्ग टर्म स्टोरी में, तो एटलीस्ट उसके हिसाब से आप कॉल लो। क्वालिटी में इशू, कोई इशू नहीं है, प्राइस में इशू है, और प्राइस का इशू आप इस तरह से मैच करा सकते हो। चोलामंडलम 390 की बाय है, स्टॉक है अभी, एक सपोर्ट 680 ब्रेक किया है, इसमें और किस लेवल पर ऐड कर सकते हैं? दोड़ी सर, आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। मैं टेक्निकली बाजार को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रैक नहीं करता। कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप ऐड भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप जाकर आगे ऐड कर रहे हो, आगे जाके ऐड करने का कोई लॉजिक नहीं है। भागती हुई ट्रेन को क्यों पकड़ना? कुछ दिन बाद नीचे आ जाएगी, रुक जाएगी, तब पकड़ लेना। कहीं भागा तो जा नहीं रहा, पैसा तो बना के दे ही रहा है ना सो फार आपको। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। रखे रहो आराम से, कोई और पोजीशन देख लो, किसी और NBFC में पोजीशन देख लो, अगर इतना ही लग रहा है आपको तो। मुथूट अच्छे लेवल पर टूट टाट के आ गया नीचे, उसको आप देख सकते हो। आई हैव PNG हेल्थ 5 शेयर 4825, व्हाट टू डू? बजाज फिनसर्व को तो थोड़ा अवॉइड करें संजय सर, जो पहले भी मैं बोल चुका हूँ कई बार यहाँ पर कि ये स्प्लिट के बाद एडजस्ट करेगा और नीचे आएगा, और वहाँ से बहुत नीचे अच्छा खासा आ गया, अभी और नीचे भी आ सकता है।
पीएनजी केस में आप बैठे रहो कि डिविडेंड अच्छा देता है तो आप डिविडेंड ही खाओ मजे में, आपकी कॉस्ट के नीचे थोड़ा और ऐड कर लो। ये तो डिविडेंड के लिए इतनी बढ़िया कंपनी है, रेगुलर डिविडेंड पे ऑफ्स हैं इसके और अच्छे डिविडेंड यील्ड्स आते हैं, तो डिविडेंड ही लेते रहो आराम से, ज़्यादा क्या ही दिक्कत है। अप्रिसिएशन ज़्यादा होगा नहीं इसमें, स्लो एंड स्टेडी है। इक्विटी बाजार में है नहीं किसी के पास, तो कोई रिस्क वाली चीज़ ही नहीं है। बेचेगा तो ऐसा है नहीं, कोई F&O में तो है नहीं शेयर जो बहुत बुरी तरह टूट जाएगा। कैश का शेयर है, 75% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, मल्टीनेशनल जाइंट है, डिलिस्टिंग कैंडिडेट है, तो सिर्फ डिविडेंड की ही एक स्टोरी बढ़िया बनती है यहाँ पे। आराम से एक्यूमुलेट करो, डिविडेंड खाते रहो, फ्यूचर इसके लिए बिल्कुल मतलब रिटायरमेंट के लिए बेस्ट प्लान होते हैं इस तरह के स्टॉक्स, लेके रखो आराम से। एशियन पेंट 2650 पे 200 शेयर है, क्या करें? घूम के वहीं आ गया, रास्ता नीचे आएगा तो और ले लिएगा। मतलब ये थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे रहता है कुछ सालों में, बट एशियन पेंट इज एशियन पेंट, मतलब सो फार तो नो बडी कैन रिप्लेस देम। 42% का मार्केट शेयर, विद टाइम दे एक्सपैंडेड वेरी नाइसली। आप अगर मानोगे कि अगर इनका मार्केट शेयर इरोड हो भी रहा होगा तो देव जम्प्ड इनटू न्यू बिजनेस। ग्रासिम के आने की बातचीत थी पेंट मार्केट में और वो कंपनी के लिए थ्रेट था, अभी तक तो लॉन्च हुआ नहीं, तो आने दीजिए पहले तो। दूसरा, जब वो थ्रेट आएगा तब तक कंपनी होम फिनिशिंग के अंदर बहुत स्ट्रांगली एंटर कर चुकी है, तो वो कारोबार रहेगा ही। थोड़ा महंगा ज़रूर है ऊपर के लेवल पे, लेकिन ठीक है, अब थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। आपको नीचे की तरफ मिले नंबर्स अभी आएंगे, उसका रिएक्शन आएगा। पिछले क्वार्टर के नंबर बहुत ख़राब थे, तो ये क्वार्टर के नंबर अगर अच्छे आ गए तो स्टॉक वापस रिएक्ट कर जाएगा। इस तरह के स्टॉक को आप आराम से लेके बैठे रहिए, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एटलीस्ट क्वालिटी को लेके आप एश्योर्ड है, तो वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं। मतलब आप खुद ही समझ लेना, एक तरफ आप लोगों की परेशानियां हैं पेटीएम को लेके, लोगों की परेशानियां जोमेटो को लेके, लोगों की परेशानियां हैं और लॉस मेकिंग कंपनीज को लेकर, उनके सामने तो आप बहुत ही सेफ हो, निफ्टी का स्टॉक लिए बैठे हो, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, वर्ल्ड वॉर 2 से कंपनी कामकाज कर रही है, अपने स्पेस की डोमिनेंट कंपनी है, तो उनके सामने तो आप हमेशा सेफेस्ट साइड पे ही बैठे हो। जब लोग उसमें उम्मीद ढूंढ सकते हैं, उसमें वैल्यू ढूंढ सकते हैं, तो आप तो ऑलरेडी वैल्यू लेके बैठे हो, तो क्या ही कंसर्न है, आराम से बैठिए। रिलैक्सो, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर में एवरेज कर सकते हैं, रिलैक्सो में कर सकते हैं। टेक महिंद्रा में अगेन वही बात कि जब आपका नंबर उस पर आएगा, से फॉर एग्जांपल आईटी के नंबर्स आएंगे, उसके बाद टूटेगा, तब आप ज़्यादा बेटर रहोगे। लेकिन फिर भी पूरे आईटी स्पेस में लार्ज कैप में सबसे वेल पोजीशनड है टेक महिंद्रा और विप्रो क्योंकि इक्विटी वाइज बड़ा है, टेक महिंद्रा छोटा है, तो आप टेक महिंद्रा को कर सकते हो एवरेज। रिलैक्सो ज़्यादा वेल पोजीशनड है। ओके, इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स वर्सेस आईसीआईसीआई लॉन्ग टर्म एसआईपी बोथ हैव सेम प्राइस। मित्तल सर, बोथ हैव सेम प्राइस के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो बैंक है, वो लिकर है। बैंक इज़ द लाइफ लाइन ऑफ एनी इकोनॉमी। आप मतलब बैंक इज़ द ब्लड, वो हर सेक्टर में फ्लो करता है। वो टेलीकॉम में भी होगा, वो पावर में भी होगा, वो रियल्टी में भी होगा, वो एसएमई में भी होगा, वो कैपिटल गुड्स में भी होगा, हर तरफ होगा। लिकर इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आईसीआईसीआई बैंक ऑब्वियसली, लेकिन मतलब दोनों का कंपैरिजन ही कोई नहीं है। बट एक चीज़ दोनों में कॉमन है, वो ये कि दोनों क्वालिटी है और दोनों अपने स्पेस के डोमिनेंट प्लेयर हैं। वो देश की सबसे बड़ी निजी बैंक है और वो देश की सबसे बड़ी लिकर कंपनी है। तो आप दोनों में से क्या चुनना चाहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों को भी अगर आप चुन लोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, दोनों को भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही अच्छी क्वालिटी है। ज़्यादा तेज कौन चल सकता है ये भी कहना मुश्किल है, कि बैंकों का फ्लेवर था तो बैंक थोड़ा हल्के हो सकते हैं मेरे हिसाब से, तो ये बहुत बढ़िया तेज़ी दिखा चुकी है। स्पिरिट्स का फ्लेवर अभी आया नहीं है, वो शायद चल जाए ज़्यादा तेज, क्योंकि उसने पिछले क्वार्टर में 1000 का लेवल पार किया था 2 क्वार्टर पहले, वो लेवल अभी तक टूटा नहीं है और वहाँ से 200 रुपये नीचे है, तो मेरे को लगता है वो पहले 1000 रुपये पार हो जाना चाहिए। रेस्ट डाउन साइड में ज़्यादा तेज़ पुल बैक आपको स्पिरिट्स में मिलेगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है, हमने कोविड की डिमांड देखी रखी होगी। तो इसीलिए बैंक्स एंड स्पिरिट्स दोनों में इशू नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स दोनों में भी इशू नहीं है, बट आपका चुनाव का जो मतलब जो दोनों का कंपैरिजन है वो गलत है, तो उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। बर्जर पेंट्स तो 2019 के लेवल पर आ गया, क्या करें? रिजल्ट तो अच्छा है। बर्जर पेंट में किसी और ने भी सवाल पूछा था मुझसे कुछ दिन पहले, क्योंकि ये बर्जर पेंट्स के प्राइसेस मतलब क्रूड के प्राइसेस नीचे आ गए, फिर भी इनके नंबर्स नहीं इंप्रूव हो रहे हैं, उन्होंने ये बात बोली थी। सर बर्जर पेंट्स पे मतलब बहुत सारी चीज़ें वैसे तो मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन क्योंकि ये पूरा सेक्टर ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, एशियन बर्जर सब में अंडर परफॉर्मेंस है, तो ठीक है थोड़ा समय रहेगा, क्योंकि एक तरफा तेज़ी भी दिखा चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं, कुछ समय पहले तक ही 6 महीने पहले ही शायद ये लोग अपने ऑल टाइम हाइस पे काम काज कर रहे थे,
तो ऑल टाइम हाई से इतनी जल्दी वापस ऑल टाइम हाई रिज्यूम नहीं होता ना, थोड़ा समय लगेगा, कंसोलिडेट करेंगे, 2-3 क्वार्टर के नंबर आएंगे, बाजार उसे ठंडे बस्ते में डाल देगा, फिर ठंडे बस्ते से एकदम से वो गर्म होंगे, फिर मीडिया उसे और तवज्जो देगा, पब्लिक और उस पर चढ़ेगी, फिर नया हाई बनेगा, फिर वापस वहीं हो जाएगा। तो ये तो सालों साल से चलती हुई प्रथा है। बिजनेस अच्छा लग रहा है आपको, स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको, ग्रोथ आपको अच्छी लग रही है, पिछले 10 साल की ग्रोथ उठा के खुद ही देख लीजिए। बहुत आसान तरीका बताता हूँ, अगर आपको लगता है आप कुछ नहीं जानते बाजार में, किसी भी बीएससी के सॉफ्टवेयर से, किसी भी एनएससी के सॉफ्टवेयर से उन कंपनी का मुनाफा उठा लीजिए। एक CRAR कैलकुलेटर या फिर CAGR कैलकुलेटर जो आपको मिल जाता है गूगल पे आसानी से, उसके अंदर उसकी पुरानी प्रॉफिटेबिलिटी डाल दीजिए, नई प्रॉफिटेबिलिटी डाल दीजिए, और उनका बीच में परसेंटेज आ जाएगा, इतने सालों में इतना ग्रो करा है। अगर कंपनी ग्रोथ 10-12% से बढ़ रही है तो स्टॉक प्राइस 10-12% बढ़ेगा। मोटा मोटा कैलकुलेशन है, इसको करके आप आराम से अपने स्टॉक में शेयर को रख सकते हैं। अगर आपको ये ग्रोथ मिल रही है तो कोई बुराई नहीं है सर। 1 साल 2 साल में 15% बहुत बड़ी बात है अगर मिल जाता है तो 15% की ग्रोथ बर्जर दे देता है आराम से। तो आराम से आप बैठिए, आराम से, अच्छी कंपनी है, सेकंड बेस्ट पेंट कंपनी ऑफ इंडिया है सो फार। अब सो फार इसलिए लगा रहा हूँ, ग्रास में भी आया नहीं है, तो आने दीजिए, फिर देखते हैं। जुबिलेंट फूड के 140 शेयर 545 न्यू ऐड कर सकते हैं विनोद सर, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन है, 800 रुपये का शेयर है, टूट टाट के 480 रुपये आ गया है, तो ऑलरेडी वैल्यू का 30-40% हिस्सा इरोड कर चुका है। वो बात अलग है, चला ही 5000% है, वो मैंने कल ही ट्वीट किया था 10 साल में लेकिन फिर भी मतलब ये अब तक के इतिहास में पिछले 15 साल से द बेस्ट IPO ऑफ द डिकेड है। इसको कोई नहीं बीट कर पाया, नॉट इवन DMart, नॉट इवन IRCTC, नॉट इवन HCL, नॉट इवन NBCC, नॉट इवन गोदरेज, कोई नहीं खड़ा इसके दूर दूर तक। इसका सेकंड बेस्ट कॉम्पिटिटर भी इससे आधा है। तो आप अंदाजा लगा ली, इस तरह की ग्रोथ पकड़ने वाला स्टॉक है जो आप देख रहे हो। अब वो ग्रोथ के बाद अगर टूट भी रहा है तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं, टूटेगा, सबको टूटना होता है सर। सब शेयर जो चलते हैं नीचे आते ज़रूर है, नीचे आते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, फिर वापस ऊपर चले जाते हैं। रखिए आराम से, बिजनेस पे फोकस करिए। आज भी पिज्ज़ा की सेल उतनी ही है, तो थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर चलता है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो अगर लगेगा इनको इशू आएगा तो किसी को एक्वायर कर लेंगे। इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट तो 2 क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ है इनपुट कॉस्ट, तो शायद थोड़ा नंबर बेटर हो जाएंगे, आराम से आप ऐड कर सकते हैं इसमें। टॉप 3 यूरिया फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक सजेस्ट कीजिए। सर मैं इसमें एक ही नाम लेता हूँ हमेशा, वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल का, क्योंकि बाकी सब में स्टोरीज अलग होती हैं। बाकी सब हैं फर्टिलाइज़र सरकारी, फैक्ट, RCF, NFL, तीनों में OFS आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी 1। चंबल नहीं है, लेकिन चंबल के केस में चंबल से मतलब दूसरा अगर आप कोई नाम चुनना चाहते हो चंबल ही हो सकता है। उसके अलावा एक PI इंडस्ट्री हो सकता है, इसको आप देख सकते हैं केमिकल एग्रो केमिकल स्पेस के अंदर। बट मुझे सबसे मतलब वैसे तो सबसे बड़ा प्लेयर RCF इसमें आपको दिखेगा, लेकिन वो सब में सरकारी मोमेंटम रहता है, सरकारी ऊपर के लेवल पे आ जाते भी क्वाली। और अगर आप बजट के हिसाब से सोच रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि बजट से पहले की फर्टिलाइज़र की और रेलवे की रैली बहुत तेज़ आ चुकी है। तो ये सोच के मत उतरिए कि अब आप बजट में उतरेंगे और आपको बढ़िया इसमें पैसा बन जाएगा। ये बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है, तो मोमेंटम में फंस गए तो बहुत लंबा फर्टिलाइज़र फंसता है। इस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। लेकिन परमानेंट अगर आप स्पेस में रहना चाहते हैं, कोई अच्छे स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो हमेशा के लिए एवरग्रीन टाइप हो, तो मुरुगप्पा ग्रुप इज़ द बेस्ट। MMTC सिंह सर, ये आज ही मैं इसके ऊपर एक सोच रहा ट्वीट कर दूं। मतलब कम लोग ये बात जानते हैं कि 3200 रुपये पे होता था MMTC, जो आज 32 रुपये पर है। 3200 से 3200 रुपये, तो इस तरह का मासिव सेल हाउस में ऑलरेडी देखा जा चुका है। तो थोड़ा ध्यान संभल के इसमें ट्रेड करिएगा। चलिए आज लेट हो गया बात करते करते, माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, और तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @sumitresearch मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।